आज हम बी सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि आप यहां से पढ़कर पेपर में जाते हैं तो आप 100% स्कोर कर पाएंगे। आपका एक भी एमसीक्यूज मिस नहीं होगा पेपर में, ये हमारी गारंटी है। बस आपको क्या करना, 2 वीडियो का लिंक और डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, उनको जाकर जरूर देख लें। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। ये वीडियो मुख्य रूप से सीसीएसयू और एमजीपीआरयू के स्टूडेंट के लिए, जिनका पेपर 19 जून और 27 जून को लगा हुआ है। लेकिन यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो भी देख सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे एमसीक्यूज यहीं से आने वाले हैं। प्रत्येक एमसीक्यूज में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट और रिपीटेड और सबसे ज़्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन है। स्वतंत्रता और समानता का समन्वय हो सकता है, इसका लोग आंसर लगाएंगे लोकतंत्र में, तो ये गलत है। सही आंसर है उदारवाद में। यद्यपि लोकतंत्र समाजवाद भी इसका समन्वय करता है, लेकिन आधुनिक उदारवाद या उदारवाद जैसे टीएच ग्रीन और लास्की के विचार हैं, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता दोनों को एक दूसरे को पूरक मानकर उनके बीच बेहतरीन समन्वय स्थापित किया है। तो उदारवाद में स्वतंत्रता और समानता का समन्वय हो सकता है मुख्य रूप से, तो ए ऑप्शन इसका सही है, लोकतंत्र ना लगा देना। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार एवं असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। यह विचार किसका है? तो ये विचार अरस्तु का है। अरस्तु ने अपने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत में कहा था कि न्याय का अर्थ है समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार करना। तो ये किससे संबंधित है? यह विचार अरस्तु से संबंधित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई थी। और यह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रकाशित हुई थी। इस पर न्याय सिद्धांत लिखा गया है, याद रखना, जो सबसे प्रभावशील रचना मानी गई है। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, अधिकार, देखिए, अधिकार वह मांग है जिस पर समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह किसने कहा? तो ये कथन कहा था बोसानके ने कहा था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, वेरी 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अधिकारों का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सिद्धांत अधिकारों का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जिसके अनुसार अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्रकृति या ईश्वर द्वारा मिलते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, राज्य को नैतिक विचार किसने कहा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल हर पेपर में रिपीट हुआ है, यूनिवर्सिटीज के हर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आया हुआ है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हेगेल ने राज्य को नैतिक विचार कहा है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देखिए, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत राज्य को ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर है राज्य एक अस्थायी संस्था है, ये कथन असत्य है। राज्य एक राजनीतिक संगठन है, राज्य का निश्चित क्षेत्र होता है, राज्य में संप्रभुता होती है, लेकिन राज्य एक अस्थायी संस्था नहीं है, राज्य एक स्थायी संस्था है, याद रखना। तो सी ऑप्शन इसका गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सामाजिक न्याय का क्या आशय है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय का आशय समान अवसर से है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, बल्कि राज्य का अपना कोई धर्म ना होना और सभी धर्मों का समान आदर करना ही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान की परंपरागत अध्ययन पद्धति इनमें से कौन नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी पद्धति परंपरागत अध्ययन पद्धति नहीं है। ऐतिहासिक, दार्शनिक और वैधानिक, ये क्या है? परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हैं, याद रखना, जबकि व्यवहारवादी पद्धति आधुनिक दृष्टिकोण की देन है, परंपरागत दृष्टिकोण की देन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाए राजनीति विज्ञान शक्ति का भी अध्ययन करता है, ये बिल्कुल सही। आधुनिक राजनीति विज्ञान केवल राज्य सरकार के ढांचे तक सीमित नहीं है, यह सत्ता, प्रभाव और शक्ति का भी गहराई से अध्ययन करता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, अनुभव मूलक उपागम के बारे में क्या सत्य है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुभव मूलक उपागम किस पर आधारित होता है? तो यह तथ्यों पर आधारित होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन जब नंबर 14 दिया हुआ है,
जो राज्य नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? वेरी 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 रिपीटेड क्वेश्चन है। उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इस प्रकार से पूछ लिया था, कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारी जैसी बुनियादी जरूरतों को ख्याल रखता है, कल्याणकारी राज्य कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, राज्य का कार्य आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है। यह विचार किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा। यह सिद्धांत समाजवाद सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समाज में धन के समान वितरण के माध्यम से आर्थिक समानता स्थापित करना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, स्वयं से पहले के समाजवादियों को मार्क्स ने क्या कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने काल्पनिक समाजवादी कहा है। कार्ल मार्क्स ने, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन आदि को यूटोपियन अर्थात काल्पनिक समाजवादी कहा, क्योंकि उनके पास समानता लाने का कोई वैज्ञानिक रास्ता नहीं था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है? तो मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाजवाद का तार्किक विश्लेषण किया, इसलिए इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, वह विचारधारा जो राज्य को आवश्यक अच्छाई मानती है क्या कहलाती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, आदर्शवाद कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव है। यह किस विचारधारा से संबंधित है? और ये पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, तो यह आदर्शवाद विचारधारा से संभव है। तो याद रखना, आदर्शवाद मानता है कि व्यक्ति और राज्य के हित एक हैं और राज्य से बाहर कोई भी व्यक्ति का कोई अधिकार या विकास संभव नहीं है। ये किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह आदर्शवाद विचारधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, फांसीवाद किसका विरोध करता है? तो फांसीवाद लोकतंत्र का विरोध करता है। फांसीवाद उदारवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद और विशेषतर लोकतंत्र का कट्टर विरोधी है। यह सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है। फांसीवाद, याद रखना, यह लोकतंत्र का कट्टर विरोधी है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, मान के उपागम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह केवल तथ्यों पर आधारित होता है। मान के उपागम के बारे में यह बिल्कुल गलत है। यह मूल्यों पर आधारित होता है, यह आदर्शों पर बल देता है, यह दार्शनिक है, यह केवल तथ्यों पर आधारित नहीं है। याद रखना ये बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के 100% चांस है इसमें, तो इसको देखकर या स्क्रीनशॉट लेकर जरूर जाएं। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आर्थर बेंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने यह पुस्तक कब प्रकाशित की थी? तो 1908 में यह पुस्तक लिखी गई थी। इसमें यह पुस्तक राजनीति में समूहों के अध्ययन पर एक क्लासिक रचना मानी जाती है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, राजनीति का सरकारों मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह कथन किसका है? तो यह कथन था ईस्टन का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दिया हुआ है, डेविन ईस्टन के व्यवस्था उपागम में क्या क्या सम्मिलित है? तो डेविन ईस्टन के व्यवस्था उपागम में निवेश और निर्गत दोनों ही संबंधित है। ईस्टन ने सिस्टम थ्योरी में पर्यावरण से उठने वाली मांगे निवेश और सरकार द्वारा बनाए गए कानून निर्गत हैं, तो ये और भी मतलब कि निवेश और निर्गत दोनों सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, राजनीतिक समाजीकरण की संरचना क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक समाजीकरण की संरचना न्यायालय नहीं है। परिवार, स्कूल और मंत्रिमंडल और राजनीतिक दल व्यक्ति को राजनीति सिखाते हैं, समाजीकरण सिखाते हैं। न्यायालय का मुख्य काम न्याय देना है, समाजीकरण करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, निम्न में कौन हित समूहन का कार्य करता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल हित समूहन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, कौन हित स्पष्टीकरण का कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा, दबाव समूह स्पष्टीकरण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? सही आंसर हो जाएगा, विधि का शासन, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीनों ही स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या आशय है? सही आंसर हो जाएगा, प्रतिबंधों का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता का आशय है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा, अरस्तु ने अनुपातिक समानता के सिद्धांत का
प्रतिपादन किया है। अरस्तु की समानता पूर्ण समानता नहीं बल्कि अनुपातिक समानता थी, यानी योग्यता के अनुपात में पुरस्कार मिलना। याद रखना, अनुपातिक समानता का सिद्धांत अरस्तु ने प्रतिपादित किया और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, समानता को का क्या आशय है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, समानता का आशय समान अवसर से सभी इंसानों की क्षमता अलग होती है, इसलिए पूर्ण समानता संभव नहीं है। सच्ची समानता का अर्थ है सभी के विकास को बराबर मौका मिले। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक विश्वसनीय है। यह सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है जो साबित हुआ है कि राज्य किसी एक घटना से नहीं बल्कि लंबे ऐतिहासिक विकास से धीरे धीरे बना है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, निम्न में से कौन राज्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह कोई राज्य नहीं है। भारत, चीन और अमेरिका राज्य है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्र या देश को राज्य बोला जाता है। इसके पास अपनी स्वतंत्र संप्रभुता होती है राज्यों के पास, तो इन सभी के पास अपनी क्या स्वतंत्र संप्रभुता है, इसलिए ये है राज्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी संप्रभुता नहीं है, इसलिए यह राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य का निर्माण समझौता द्वारा किया है, यह विचार किसका है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह सामाजिक संविदा सिद्धांत का विचार है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, राज्य शोषण का परिणाम है, यह किसकी मान्यता है? तो राज्य शोषण का परिणाम है, यह मार्क्सवाद की मान्यता है। मार्क्सवाद मानते हैं कि राज्य का निर्माण ही समाज के अमीर वर्ग ने गरीब वर्गों के शोषण करने के लिए किया है। तो जो अमीर वर्ग होता है वो क्या करता है? गरीब वर्ग का शोषण करता है, यही मार्क्सवाद सिद्धांत है और इसी राज्य के शोषण का परिणाम बताया है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, आधुनिक राज्य कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्र राज्य आधुनिक राज्य। आज दुनिया में राज्य मौजूद है, उन्हें राष्ट्र राज्य कहा जाता है, जहाँ भौगोलिक एकता के साथ साथ राष्ट्रीयता की भी भावना होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसका मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह उदारवाद का मानना है। उदारवाद में मुख्य रूप से व्यक्तिवाद का मानना है। वे राज्य को क्या मानते हैं? बुराई मानते हैं, क्योंकि यह आज़ादी छीनता है, पर आवश्यक भी मानते हैं क्योंकि यह चोरी डकैती से भी बचाता है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, उदारवाद या व्यक्तिवाद की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, राज्य स्वयं में साध्य है, यह मत किसका है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह आदर्शवाद का मत है। आदर्शवादी राज्य को एक साधन नहीं बल्कि एक सर्वोच्च लक्ष्य या साध्य मानते हैं, जिसके लिए व्यक्ति को अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। याद रखना, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार। धर्म इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, व्यक्ति के लिए युद्ध वही स्थान है जो एक स्त्री के लिए मातृत्व का। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह फांसीवाद विचारधारा से संबंधित है। यह इटली के तानाशाही मोसोलिनी का प्रसिद्ध कथन था, जो युद्ध और आक्रामकता को मामंडन करता था। तो ये क्या कहते हैं इन्होंने? व्यक्ति के लिए युद्ध वही स्थान है जो एक स्त्री के लिए मातृत्व का। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, राजनीतिक शक्ति से क्या आशा है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता राजनीतिक शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, अल्पतंत्र के लोहे का नियम किसने दिया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट माइकल्स ने अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉर्ड एक्टन का कथन था। याद रखना किसका कथन था? लॉर्ड एक्टन का। यह एक बहुत मशहूर कथन है जो सत्ता के केंद्रीकरण को खतरों में उजागर करता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 सेकंड सेक्स पुस्तक किसने लिखी? तो इसे लिखी थी सिमोन द बोवार ने। कब लिखी थी? 1949 में से क्या किया था? प्रकाशित किया था। यह पुस्तक नारीवाद दर्शन की आधारशिला मानी जाती है। तो याद रखना, नारीवाद दर्शन की आधारशिला कैसे माना जाता है? तो 10 सेकंड सेक्स पुस्तक को माना जाता है, जिसके लेखक कौन है? सिमोन द बोवार है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, कौन सा विचारक अभिजन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। डी ऑप्शन अभिजन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पेरेटो, मॉस्को, रॉबर्ट माइकल्स, ये तीनों ही अभिजन सिद्धांत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, संवैधानिक सरकार किस प्रकार की शासन प्रणाली में पाई जाती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संवैधानिक सरकार पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, संविधानवाद किसका विरोध करता है? तो निरंकुशता का विरोध करता है संविधानवाद। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दिया हुआ है, संविधानवाद की सफलता में किसका योगदान है? तो राजनीतिक चेतना, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक परंपराएं, इन सभी का संविधानवाद की सफलता में योगदान है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, संविधानवाद का अर्थ क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा संविधान के अनुसार शासन करना संविधानवाद का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, संघीय सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? सही आंसर हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीनों ही संघीय सरकार के आवश्यक लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र में शक्ति का केंद्रीकरण होता है एकात्मक शासन प्रणाली में। यह व्यवस्था, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन में है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, एकात्मक सरकार के लिए क्या आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा एक सर्वोच्च सरकार आवश्यक है एकात्मक सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, संसदीय शासन प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त दल व्यवस्था कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा द्विदलीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था यह 2 पार्टी सिस्टम है, जैसे ब्रिटेन में से त्रिशंकु संसद का खतरा कम होता है और एक मजबूत व स्थिर सरकार बनती है। तो द्विदलीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली की सबसे उपयुक्त दल व्यवस्था है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति या राज्य प्रमुख के द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली में विभाजन का प्रमुख आधार क्या है? सही आंसर हो जाएगा शक्तियों का वितरण एकात्मक और संघात्मक प्रणाली में विभाजन का प्रमुख आधार है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, किस शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका परस्पर मिलकर कार्य करते हैं? सही आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, सर्वाधिक मत पाने वाली की जीत वाली निर्वाचन प्रणाली का स्वाभाविक परिणाम क्या माना जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा द्विदलीय व्यवस्था माना जाता है। मॉरिस डुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अर्थात चुनाव प्रणाली लंबे समय में द्विदलीय व्यवस्था को जन्म देती है, जैसे कि भारत में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, द्विदलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर स्थिर सरकार, चूंकि केवल 2 प्रमुख दल होते हैं इसलिए एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, जिससे गठबंधन की मजबूरियां और अस्थिरता नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, राजनीतिक दल किस कार्य में भाग नहीं लेते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा न्यायिक निर्णय देने में राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, दबाव समूह का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चुनाव लड़कर सरकार बनाना दबाव समूह का कार्य नहीं है। सरकार को प्रभावित करना, हितों का प्रतिनिधित्व करना और जनमत मनाना ये दबाव समूह के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, दबाव समूह का उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा विशेष हितों की रक्षा करना दबाव समूह का उद्देश्य है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दबाव समूह से रिलेटेड सारी एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 62 है, दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न क्यों है? इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है दबाव समूह का उद्देश्य, याद रखना, केवल इन्हें विशेष हितों की रक्षा करना दबाव समूह का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, कौन सी दलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एक दलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, लोकमत का आशय क्या है? सही आंसर हो जाएगा जनता की राय लोकमत का आशय है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, यदि सरकार लोकतंत्र के विरुद्ध कार्य करती है तो जनता क्या कर सकती है? उसका विरोध कर सकती है, चुनाव में हरा सकती है और जनमत बना सकती है यदि सरकार लोकतंत्र के विरुद्ध कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, कौन लोकमत का अभिकरण है? तो प्रेस, रेडियो और टेलीविजन ये तीनों ही लोकमत के अभिकरण हैं, लेकिन आजकल तो हमारे इस देश की मीडिया ही बिक गई है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान का नकारात्मक सूचक क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान का नकारात्मक सूचक राजनीतिक पतन है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परंपरागत संकीर्णता राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दिया हुआ है, कौन अल्प विकसित देशों के विकास के विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक विकास अल्प विकसित देशों के विकास के विषय से जुड़ा हुआ है। ल्यूसन पाई और
हंटिंगटन ने नव स्वतंत्र और तीसरी दुनिया के देशों की समस्याओं को समझने के लिए राजनीतिक विकास की अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने बताया अल्प विकसित देशों के विकास के विषय से राजनीतिक विकास जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, विशिष्ट वर्गवादी समाज को कितने भागों में विभाजित मानते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर जो है विशिष्ट वर्गवादी हैं वह समाज को 2 भागों में वर्गीकृत मानते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग और शासित होने वाला विशाल बहुसंख्यक वर्ग आते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में क्या शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आर्थिक उत्पादन शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, राजनीतिक विकास का साधन क्या है? सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक विकास का साधन राजनीतिक आधुनिकीकरण है। जैसे आधुनिक सोच, शिक्षा और नए संस्थानों के आने से व्यवस्था में राजनीतिक विकास होता है, तो राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास का साधन है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ग्रेवियर आलमंड एवं सिडनी बर्वा राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के प्रतिपादक हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है, मायरन वीनर ने भारतीय राजनीतिक संस्कृति में जिन भाषाओं की चर्चा की है उनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चर्चा की है उनमें से कौन सी नहीं है? ये चारों ही हैं। नहीं, धार्मिक भाषा नहीं है, बाकी ये तीनों ही है। मॉरिस जेम्स के अनुसार भारतीय राजनीति की 3 भाषाएं हैं, आधुनिक भाषा जो संविधान की भाषा है, परंपरागत भाषा जो जातीय धर्म की भाषा है, और संत भाषा जो गांधी या विनोबा भावे की त्याग वाली भाषा है। धार्मिक भाषा मायरन वीनर ने भारतीय राजनीति संस्कृति में भाषाओं की चर्चा में धार्मिक भाषा की चर्चा नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, डेविड ईस्टन की पुस्तक कौन सी है? तो द पॉलिटिकल सिस्टम डेविड ईस्टन की प्रमुख पुस्तक है, जो कि 1953 ईस्वी में लिखी गई थी। और यह किससे संबंधित है? तो यह व्यवहारवाद और व्यवस्था उपागम से संबंधित है, जिसमें इसने इसकी क्या रखी है? नींव रखी थी। किसी ईस्टन ने व्यवहारवाद और व्यवस्था उपागम की। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? तो यह हैरोल्ड लास्की की पुस्तक है और यह 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक किसकी है? सही आंसर हो जाएगा यह पुस्तक रॉबर्ट टाहल की है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट डाहल की है। यह पुस्तक रॉबर्ट द्वारा लिखी गई है, जो शक्ति और आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता का कौन सा प्रकार नहीं है? सही आंसर क्रांतिकारी सत्ता, सत्ता का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, समाज अनिवार्य रूप से शोषक और शोषित 2 वर्गों में बटा हुआ है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन पुस्तक किसके? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, J.S. मिल की यह पुस्तक 1869 में यह प्रकाशित हुई थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, कौन सी विचारधारा स्त्रियों के साथ भेदभाव का कारण पूंजीवादी व्यवस्था को मानते हैं? सही आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी नारीवादी विचारधारा भेदभाव का कारण पूंजीवादी व्यवस्था को मानते, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, किस देश में राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है? सही आंसर हो जाएगा भारत में राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन किस पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा दिया हुआ है, प्रदत्त विधायन में किसकी शक्तियों में वृद्धि होती है? सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका की शक्ति में प्रदत्त विधायन में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, किस देश का उच्च सदन विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है? तो अमेरिका का उच्च सदन विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, निश्चित अवधि किसकी होती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की निश्चित अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, अमेरिका के निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि सभा कहते हैं अमेरिका के निम्न सदन को। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास होता है? सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? सही आंसर स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, कार्यपालिका का कौन सा कार्य नहीं है? तो न्यायिक निर्णय देना कार्यपालिका का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एकीकृत है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है,
ब्रिटेन का उच्च सदन कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन का उच्च सदन है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन किसका है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यह कथन गार्नर का कथन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन में राज्य की प्रमुखता का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा राज्य सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है, इसका प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान क्या है? तो राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और शक्ति का अध्ययन, ये तीनों ही राजनीति विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन है? सही आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद के जनक है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, उन व्यवहारवाद के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो सही आंसर यह मूल्यों को प्रमुखता देता है, ये बिल्कुल भी गलत है। यह वैज्ञानिकता पर बल देता है, तथ्यों पर आधारित है और यह अनुभवजन अध्ययन करता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में क्या सत्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा यह उत्तर व्यवहार यह केवल मूल निरपेक्षता पर बल देता है, यह सत्य नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद के बारे में यह प्रासंगिकता पर बल देता है, यह क्रियाशीलता का समर्थन करता है और समाज की समस्याओं से जुड़ा होता है, उत्तर व्यवहारवाद, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, इतिहास भूतकाल की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कथन है और यह कथन सीले का है और मूल रूप से E.A. फ्रीमैन का माना जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, वैश्वीकरण को किसका तार्किक परिणाम माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण का तार्किक परिणाम वैश्वीकरण को माना जाता है। 100 MCQ जी आप कर लेंगे और उसके बाद आप 2 वीडियो का लिंक और डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, उनको देखने के बाद आपका पेपर में एक भी MCQ मिस नहीं होने वाला है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। PDF बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो मैसेज कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।